हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग अभ्यास प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग आप लोगों को 27 क्वेश्चन कराने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट का जो थ्योरी पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग मैं 27 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपका जो एडिहेंट पब्लिकेशन का बुक आता है उसी का क्वेश्चन है। उसके बैक साइड में यानी कि फर्स्ट यूनिट के लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न दिया हुआ, वही प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो 27 क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब हम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ना है, वही 27 क्वेश्चन रट लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से पढ़िएगा। आप देखिएगा 27 क्वेश्चन में हम लोग जितना पढ़े हैं वो सारा टॉपिक नहीं है 27 क्वेश्चन में, या 27 क्वेश्चन बस पढ़ लेने से आपका पूरा काम नहीं चलेगा, ठीक ना। ये 27 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये 27 क्वेश्चन यूजलेस है, नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो थ्योरी पढ़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी को भी उतना ही वेटेज देके आपको पढ़ना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी 27 क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछा जाए, उधर थ्योरी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो चालाक स्टूडेंट होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो थ्योरी पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ये जो 27 क्वेश्चन करेंगे उसी थ्योरी पार्ट का होगा। बट ये 27 क्वेश्चन से पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट को भी याद रखना है। अभी हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका पैटर्न ये होगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को देखिए क्वेश्चन आते रहेगा, अभी आ रहा है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करेंगे, या आपके पास अगर बुक हो तो आप बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन भी बताएंगे, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और वहाँ से हम लोग आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे लगभग अभी 4 क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। 4, 5, 6 कितना भी आते रहेगा। हम लोग को पहला क्वेश्चन अभी पढ़ना है। हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से मैं बोलते रहता हूँ, बोलते रहूँगा और आपको वो क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के आंसर खुद से भी करने का कोशिश करना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, कौन सी वस्तु द्रव नहीं है? कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? द्रव्य, द्रव्य देख रहे हो, स्पेलिंग क्या है इसका? द्रव्य है लिखा हुआ। द्रव्य क्या मतलब क्या होता है? मैटर, या फिर द्रव को, या इसको हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहला चैप्टर में हमने पहले चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में द्रव के बारे में ही बताया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जिसमें मास, जो स्थान घेरती हो तथा उसमें मास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। जगह घेरे और मास हो उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। तो देखो 4 ऑप्शन है, पूछा जा रहा है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। ए में ऑप्शन है कोयला, बी में ऑप्शन है प्रकाश, सी में ऑप्शन है लकड़ी और डी में ऑप्शन है कॉपर, ठीक है। अब कोयला में क्या मास और वॉल्यूम मतलब वो जगह घेरता है? तो बिल्कुल घेरता है। प्रकाश क्या जगह घेरता है या उसमें मास होता है? ठीक है। तो लकड़ी, बी ऑप्शन छोड़ देते हैं। लकड़ी के बारे में बताओ, लकड़ी में मास होता है ना और वो जगह घेरता है ना, तो लकड़ी भी हमारा क्या है? द्रव है। कोयला भी द्रव है। कॉपर भी क्या है? द्रव है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रकाश है, हमने बताया भी था कि लाइट जो होता है या एनर्जी जो होता है वो द्रव्य नहीं होता, वो पदार्थ नहीं होता, वो जगह नहीं घेरता और उसमें मास नहीं होता। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर आंसर होगा। आप लोगों में से आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर कर भी लिए होंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देते हैं। m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने में उत्पन्न ऊर्जा होगी। आइंस्टीन इक्वेशन हमने बताया था। आइंस्टीन साहब जो है उन्होंने बताया था कि मास के इक्विवेलेंट एनर्जी उत्पन्न होता है E = mc², याद है ना? E = mc²। जितना मास यहाँ से नष्ट होगा उतना ही हमारा ऊर्जा भी मिल जाता है। तो m ग्राम द्रव्यमान लुप्त होने पे, यानी कि m ग्राम द्रव्यमान क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, तो उत्पन्न ऊर्जा होगी। कितना उत्पन्न ऊर्जा होगी? तो उत्पन्न ऊर्जा होगी mc², ठीक है। ये E का वैल्यू होगा, तो E का वैल्यू कितना होगा? इतना हमारा उत्पन्न ऊर्जा होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका भी बी आंसर हो जाएगा, mc² अर्ग, ठीक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा m²c। ए में ऑप्शन है, गलत आंसर है। सी में ऑप्शन है m²/c अर्ग, ये भी गलत ऑप्शन है। डी में m²c², ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। बहुत बारी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से
आइंस्टीन के द्वारा दिया गया एनर्जी का इक्वेशन है? कौन सा इसमें से आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है वह एनर्जी का इक्वेशन है? तो हमेशा याद रखना है E = mc²। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा। पूछा जा रहा है कि प्रकृति में, मतलब इस वातावरण में, इस प्रकृति में जो जल जो है किस अवस्था में, जल का क्या स्टेट है, किस अवस्था में पाया जा रहा है? ए में ऑप्शन है ठोस, क्या ठोस अवस्था में होता है? बी में ऑप्शन है द्रव, मतलब लिक्विड बोलते हैं। सी में ऑप्शन है ठोस, द्रव, और डी में ऑप्शन है और गैस। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन है, और डी में ऑप्शन है गैस। कौन सा ऑप्शन है सही पूछो तो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। ठीक है, ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी कहलाता है और वेपर बन जाता है। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वेपर बन जाता है, गैस अवस्था में हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ठोस होगा। बहुत लोग जल्दीबाजी में जानते हो क्या आंसर लगाएंगे? द्रव अवस्था। ठीक है, कि पानी जो है द्रव अवस्था में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर वैल्यू पे जल का तीनों अवस्था होता है, और हमें ये बात बताया है कि जल जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग पढ़िएगा। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है भाई? तो पहला ऑप्शन है गैस के अणुओं से अधिक। बी में ऑप्शन है गैस के अणुओं, द्रव के अणुओं से अधिक। तीसरा ऑप्शन है गैस के अणुओं के बराबर, और लास्ट में ऑप्शन है द्रव के अणुओं से कम। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, मतलब ठोस अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी ठोस मतलब कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अणु बोलते हैं, उसका गतिज ऊर्जा मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमने बताया है कि द्रव से कम होगा, सबसे कम ठोस का होता है। उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर से ज़्यादा तुमको द्रव क्या होता है, और सबसे ज़्यादा गैस का होता है, ऐसा मैंने बताया है। तो इसमें जो ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, द्रव के अणुओं से कम। ठीक है, द्रव के अणुओं से कम गतिज ऊर्जा होगा। क्लियर है? चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतराणुक बल अधिक होता है। अंतराणुक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, कि तीनों में समान होता है? 4 ऑप्शन है, पहला है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है द्रव में, तीसरा ऑप्शन है गैस में, और चौथा ऑप्शन है तीनों में समान। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? अंतराणुक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो हमने बताया था ना कि ठोस के अंदर में जो अणु होते हैं एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। उनके अंदर में जो बॉन्डिंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा ठोस में। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। जिस ताप पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, ठीक है, उसको क्वथनांक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब डेफिनेशन का पार्ट है जो कि पढ़ाया हुआ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पे उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, ठीक है, अणुओं की ऊर्जा में होगी। ताप बढ़ने से जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है एक तरह का थर्मल एनर्जी होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वृद्धि है, अपरिवर्तित है, कमी है, पहले कमी फिर वृद्धि। कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पे उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी वृद्धि। ताप बढ़ने से उसके अणु का ऊर्जा जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ए सही आंसर है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, ये सब भी बताने की जरूरत है, ये सब तो हम ऐसे ही पता है। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि ठोस जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन, ठीक है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। और द्रव के बारे में बताए थे कि उसका आयतन फिक्स होगा लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। हमने बताया था कि जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसमें द्रव के बारे में पूछा जा रहा है।
जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन ए जो है द्रव ऑप्शन हो जाएगा। गैस इसलिए नहीं होगा क्योंकि गैस के बारे में हमने बताया था कि गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतरानुक बल नगण्य होता है, मतलब जीरो होता है, निग्लिजिबल होता है। किसका अंतरानुक बल? तो हमने बताया था कि गैस का जो अंतरानुक बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, 9 के बराबर। इसीलिए गैस को जहाँ पे जिस बर्तन में रखा जाता है वहाँ पे वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है अंतरानुक बल वाला, ये बहुत बारी पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ठीक है, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, तो नौसादर जो होता है ना वो ऊर्ध्वपातज होता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, आप लोगों को याद भी होगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ए ऑप्शन है। बी में है जल का क्वथनांक कम हो जाता है। सी है दाब स्थिर रहता है। और डी है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ए होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम बता चुके हैं कि पहाड़ के ऊपर में भी ऐसा सिचुएशन होता है, या फिर पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ प्रेशर कुकर पूछा जा रहा है ना, तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो पूरा वो क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, इसलिए अंदर का जो भी चीज़ होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए वो खाना उसमें जल्दी पक जाता है। तो इसका आंसर ए याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दम भी आई कर लीजिए, बहुत बारी पूछा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत बारी पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखना है, जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, ठीक है, ए ऑप्शन है, आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। और डी ऑप्शन है, आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। अभी जस्ट हम बताएं कि गैस एक ऐसा पदार्थ होता है या एक ऐसा द्रव्य है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल है? लास्ट क्लास यही पढ़ाए हैं हम आप लोगों को, उत्फुल्ल क्या है। और हमने बताया था कि उत्फुल्ल पहचानने के का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें देखना होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, H2O है कि नहीं। अगर H2O मॉलिक्यूल्स होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उत्फुल्ल होगा। तो देखो हमने बोला यहाँ पे 4 ऑप्शन है, MgSO4 है, Na2CO3.2H2O है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ZnSO4 और चौथा ऑप्शन है NaHCO3। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है। हमने बताया था कि उत्फुल्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हवा में रख दिया जाए तो उसमें जो पहले से पानी उपस्थित होगा, जल उपस्थित होगा, वो हवा में विलीन हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की, ये तो वाष्पन है यार। ठीक है, और हमने बताया भी था यार कि जैसे मान लो कोई गीला कपड़ा है, भींगा हुआ कपड़ा है, उसको ऐसे धूप में छोड़ देते हैं या कहीं पे रख देते हैं तो धीरे धीरे वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, हट जाता है, कपड़ा सूख जाता है। इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। डी नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो क्या होता है, घटता है। बर्फ से जब पानी बनता है तो उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, घटता है। जब तक ठोस पदार्थ होता है तो ठोस पदार्थ के अणुओं का स्थितिज ऊर्जा हमने बताया था कि ज़्यादा होता है।
तो जब ठोस से ये या आप कह सकते हो बर्फ जब पिघलता है तो वो द्रव अवस्था में आता है, तो द्रव अवस्था में आएगा तो ऑब्वियसली उसका स्थिति जुड़ता क्या होगा, घटेगा। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, ठीक है। ए में ऑप्शन है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, और डी में ऑप्शन है अणुओं के स्वतंत्र हो जाना। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये सही है, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का यही कारण है। क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा तो उसके अणु को टेम्परेचर मिलने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 16 का ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग यौगिक को प्रदर्शित करता है। ये बात बताए थे आप लोगों को कि यौगिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार ये ऑप्शन देगा और पूछा जाएगा इसमें से बताइए कौन सा यौगिक है, कौन, कभी कभी पूछा जाता है कौन सा तत्व है। 4 आपको पदार्थ का नाम दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है शहद एवं नमक। नमक तो यौगिक है बट शहद यौगिक नहीं है, ठीक है। दूध एवं पानी, ठीक है, यहाँ पे पानी यौगिक है बट दूध यौगिक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है शहद एवं पानी, ठीक है। तो शहद वापस से यौगिक नहीं है बट पानी यौगिक है क्योंकि H2O है, समझ रहे हो। नमक भी होता है क्योंकि NaCl है, 2 से अधिक तत्वों से बना है। पानी एवं साबुन, तो पानी एवं साबुन बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि पानी जो है बता चुके हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, और साबुन भी एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। ये भी बहुत सारे तत्वों को मिला के बनता है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। भूगर्भ ब्रैकेट में लिखा हुआ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। अभी आपको 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हमने जब ये बात बताया था तो हमने बताया था कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूगर्भ में, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो भूगर्भ में, पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी के अंदर भी बोल सकते हो, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो वो है क्या है, एल्युमिनियम। अच्छा चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ उसके क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। हमने ये जो टॉपिक पढ़ाया था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोरेशन, क्या क्या ये सब पढ़ाए थे ना, तो उस समय बताया थे आप लोगों को ये सब रट्टा मार लेना, पक्का से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दम VVI है, 19 नंबर क्वेश्चन को VVI कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा क्वथनांक को बढ़ा देती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर इम्प्योरिटी है, जल में कोई इम्प्योरिटी है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा, और 19 नंबर क्वेश्चन VVI है, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर देखते हैं। नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, नौसादर और नमक को। तो क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन द्वारा, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका 20 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिश्रण है टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, जल। इतना सारा चीज़ का नाम दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि मिश्रण है। मिश्रण का क्या डेफिनेशन बताए थे हम? मिश्रण में हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक यौगिक किसी भी अनुपात में जब उसको मिला दिया जाता है तो फिर उसको मिश्रण बन जाता है या शुद्ध पदार्थ बनता है, ठीक है। निश्चित अनुपात में मिलने पे शुद्ध पदार्थ बनता है और अनिश्चित अनुपात में मिलाने पे अशुद्ध पदार्थ बनता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बहुत सारा मटेरियल का नाम दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि मिश्रण कौन है। तो देखिए लोहा, चीनी, स्याही, ठीक है। तो लोहा जो है मिश्रण नहीं है, ठीक है। लोहा जो है मिश्रण नहीं है, चीनी भी मिश्रण नहीं है। चीनी का भी अनुपात क्या होता है? फिक्स होता है। चीनी में जो भी हाइड्रोजन आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन से बना हुआ रहता है, तो तीनों का अनुपात क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे लोहा और चीनी मिश्रण नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। वायु, सोना, दूध, संगमरमर, ठीक है। सोना तो यार मिश्रण नहीं हो सकता है,
तो पहला बात तो यही हो गया कि सोना, लेकिन वायु एक मिश्रण है, बताए हैं आप लोगों को। तो वायु एक मिश्रण है, लेकिन इसमें 4 जो ऑप्शन दे रहा है चारों मिश्रण होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, टूथपेस्ट, दूध, स्याही और वायु, ये सही पूछिए तो सी नंबर जो है सब का सब मिश्रण है। टूथपेस्ट भी किसी अनुपात में बन सकता है, अलग अलग ब्रांड का कंपनी अलग अलग केमिकल को अलग अलग अनुपात में मिला के बनाते हैं, ठीक है। दूध भी हो सकता है, ठीक है, उसमें पानी मिला दो तो बन जाएगा मिश्रण, ठीक है। स्याही भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, वायु तो पहले भी बता चुके हैं। तो 21 नंबर का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। कोयले का जलना, रासायनिक 2 तरह का परिवर्तन बताए थे आप लोगों को, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो कोयला का जलना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। दूध का सड़ना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अरे यार सॉरी, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं, मतलब कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयला का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का सड़ना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। वाष्प का बनना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन का कंडीशन बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब है कि नया कुछ उत्पन्न हो जाना, कुछ नया बन जाना। भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ नहीं बनता। अगर मान लो पानी है और वाष्प बन गया, तो वाष्प बनने के बाद भी वो पानी रहता है, ठीक है। जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं किसी बर्तन में, और पानी थोड़ा सा कम रखेंगे उस बर्तन में और ऊपर में ढक्कन लगा देते हैं, तो वो वाष्प बन के जाता है, ढक्कन में जब टकराता है तो फिर से पानी बन जाता है, मतलब वाष्प भी पानी का ही फॉर्म है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन वाष्प का बनना नहीं होगा। जल का निर्माण भी एक रासायनिक क्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जब रिएक्शन करता है तो ये जल बनाता है, और जल का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ए में है ऑप्शन है, जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। बी में ऑप्शन है, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखे जाए। सी में ऑप्शन है, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। उपरोक्त सभी दिशाओं में समान समय। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, ठीक है। कितना नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कॉमन सेंस का, ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाए, ऑनेस्टली बता रहे हैं, ये कॉमन सेंस का बात है। धातु के बर्तन में रखा हुआ दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा होगा, ठीक है। अलग अलग जगह पर, जैसे कोई बर्तन है, स्टील का बर्तन है, मान लो स्टील भी धातु है, उसके अंदर में दूध रखा हुआ है, दूध जिस बर्तन में रखा हुआ उसका ढक्कन भी लगा हुआ है। अब पहला ऑप्शन क्या है कि बर्तन के ढक्कन पे पर्याप्त तो बर्फ रख दिया जाए, मतलब ऊपर में बर्फ रख दिया है, तब दूध ज़्यादा ठंडा हो जाएगा जल्दी, है ना। ये पहला ऑप्शन है, आपको गेस करना है क्या उस कंडीशन में दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, जब दूध के बर्तन को बर्फ़ की सिल्ली पर रख दिया जाए, नीचे बर्फ़ का सिल्ली रखा है और उस पर क्या किया जाए, वो जो दूध का बर्तन है, स्टील का जो बर्तन, केतली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो रख दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है, जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, मतलब चारों तरफ से ऊपर नीचे हर जगह से बर्फ़ से उसको ढक दिया जाए। और चौथा जो ऑप्शन है, उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। क्या दूध को ठंडा होने में समान समय लगेगा इन तीनों कंडीशन में? बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर होगा तीसरा ऑप्शन होगा। क्या है भाई, कॉमन सेंस का बात है। देखो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़ाएंगे। कोई गर्म चीज़ होता है तो वो कितना ठंडा होगा उसके आसपास के वातावरण पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर चारों तरफ ठंडा ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखोगे चाय के पता नहीं चाय तुम लोग पीते हो कि नहीं, ठंडा के दिन में अगर चाय बना के लाओ कप में, कुछ लोगों को आदत होता है थोड़ा सा लेट से चाय पीने का, हम भी बहुत चाय पीते हैं, तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो मेरा आदत क्या है कि थोड़ा देर छोड़ देते हैं चाय को, उसके बाद पीते हैं। ठंडा के दिन में क्या होता है भाई, चाय कप में बन के आया केतली में, कप में रखा हुआ है, ठीक है, पीने के लिए हमको दिया गया, 1-2 मिनट छोड़ देंगे चाय पूरा पल्ला हो जाता है।
लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है भाई, 1-2 मिनट तक वो चाय का टेम्परेचर है वो सही रहता है। क्यों भाई? क्योंकि ठंडा के दिन में वातावरण का टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। तो आसपास के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रिज में 2 सेक्शन होता है, फ्रिज वाला सेक्शन होता है, एक ऊपर में फ्रीजर वाला सेक्शन होता है। किसी चीज़ को जल्दी ठंडा करना रहता है तो हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं ना। काहे ऐसा? इसलिए क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। वैसे ही बर्फ़ को चारों तरफ से ढक देंगे ना तो जल्दी दूध ठंडा होगा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व है तत्व याद है? निश्चित अनुपात में मिलाया गया। तत्व मतलब एक टाइप के एटम से बनता हो। सिलिका नहीं है, कांच भी नहीं है। मैग्नीशियम एक तत्व है, ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार का एटम हो तो उसको हम लोग तत्व बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतराणु का स्थान अधिक होता है जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। तो हमने बताया गैस में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका आकार और जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस पता है किसको बोला जाता है? कांच को, प्लास्टिक को, रबर को, शक्कर को, ठीक है, मतलब चीनी। शक्कर मतलब चीनी। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है चीनी होता है। डी नंबर सही आंसर है। 27 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, गर्म करने पे नौसादर, ठीक है, नौसादर को साल्ट अमोनिया भी बोला जाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख रहे हुए, विघटित हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो अभी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, आगे केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल डी इसका आंसर लगा लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। थ्योरी पार्ट को भी आप लोगों को अच्छे से करते रहना होगा। 27 क्वेश्चन ये भी अच्छे से, इसको भी अच्छे से करना है, थ्योरी पार्ट को भी अच्छे से करना है। दोनों पार्ट को मेरा बोलने का मतलब है कि अच्छे से करना है। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा था इसको टाइम टू टाइम चाहो तो पॉज करके लिख लोगे, अदरवाइज हम ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को विथ आंसर अपलोड करवा देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।